दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास क्या है और हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण और उसके आधार क्या क्या हैं। साथ ही साथ संक्रमण काल को भी समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हिंदी साहित्य है ना, तो इतिहास क्या होता है। इतिहास, ठीक है, तो इतिहास को समझते हैं हम लोग। वह इतिहास जिसमें केवल वर्णन किया गया हो वृत्तांत कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा। इसमें जब विश्लेषण हो जाए, विश्लेषण के बाद इतिहास कहलाता है। ठीक है, इतिहासकार को वर्णन और विश्लेषण के बीच तिथि क्रम और विषय क्रम के बीच संतुलन स्थापित करना होता है। इनका काम व्याख्याहीनता को दूर करना भी है। जो भी व्याख्या में हीनता है, जो कमियां हैं, उसे दूर करना है। विश्लेषण यही तो हुआ। साहित्य का इतिहास केवल संवेदना का इतिहास नहीं होता है। वह अनुभूति, विचार, कल्पना, अभिव्यक्ति के रूप और भाषा के परिवर्तन होते स्वरूप का क्रमबद्ध समग्र इतिहास होता है। ठीक है, साहित्य का इतिहास केवल संवेदना का इतिहास नहीं होता है। वह अनुभूति, विचार, कल्पना, अभिव्यक्ति के रूप और भाषा के परिवर्तन होते स्वरूप का क्रमबद्ध समग्र इतिहास होता है। इतिहास का काम क्या है? तथ्यों का सुसंगत दृष्टिकोण से एक तरह से इकट्ठा करना है ना, संचयन और व्याख्या करना है। ठीक है, इतिहास का क्या काम होता है? तथ्यों का सुसंगत दृष्टिकोण से एक तरह से इकट्ठा कर लेना, संचयन करना और व्याख्या करना। तथ्यों का संचयन इतिहास की प्रवृत्ति कहलाता है। तथ्यों का व्याख्या इतिहास का दृष्टिकोण कहलाता है। ठीक है, तथ्यों का संचयन इतिहास की प्रवृत्ति कहलाता है। तथ्यों का व्याख्या इतिहास का दृष्टिकोण कहलाता है। अब जानेंगे नामकरण क्यों, आवश्यकता क्यों है नामकरण की। अध्ययन की सुविधा के लिए, पहली बात। साहित्यिक दिशा को समझने के लिए, दूसरी बात। साहित्यिक विकास को प्रभाव करने वाले तत्व को जानने के लिए, जो साहित्य विकास में प्रभाव डाल रहे हैं उस तत्व को जानने के लिए। साहित्यिक प्रवृत्तियों में विभिन्न परिवर्तन को समझने के लिए, और यही प्रवृत्ति के अनुसार इनका नामकरण भी होता है। ठीक है, और परिवर्तनों को समझना चाहिए। ठीक है, एक परिवर्तन से दूसरे परिवर्तन में संबंध बनाना, कैसे संबंध एक परिवर्तन से दूसरा परिवर्तन बनाना, और संगति असंगति पर विचार करना। ठीक है, अंतिम क्या है? परंपराओं को समझने के लिए, कैसी परंपराएं चल रही थी, युगीन परिस्थितियां क्या थी और परंपरा। युगीन परिस्थितियां कौन बताए हैं? रामचंद्र शुक्ल जिसको फॉलो करते हैं, और परंपराओं को कौन करते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर ना हो तो क्या होगा? अगर हम लोग ये मतलब नामकरण नहीं रखेंगे तो क्या क्या दिक्कत आएगी? अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। ठीक है, रेने विलक ने क्या कहा कि अव्यवस्था पैदा हो जाएगा। मनमाना नामकरण से बचाने के लिए जो आएगा अपना मन का कुछ नाम रख देगा। ठीक है, तो अच्छा से कि इतिहास सुव्यवस्थित है ना, सुसंगठित नहीं हो पाएगा। काल का निर्धारण कोई बदल न दे, कोई भी अपने मन से कोई भी काल रख दे तो ये समस्या है ना। दिशाहीन से बचाने के लिए, ठीक है, ये सब इसलिए नामकरण रखा जाता है। आधार क्या क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के आधार क्या क्या हैं। ठीक है, उनके नामकरण के। ऐतिहासिक कालक्रम, ठीक है, इतिहास की दृष्टि से ऐतिहासिक कालक्रम। शासन के आधार पर काल, यानी एलिजाबेथ का काल, विक्टोरिया के पहले काल, विक्टोरिया के बाद का काल, मराठा का काल। ठीक है, ये शासन के आधार पर काल का हुआ भेद, मतलब कि जो भी विभाजन। अत्यंत प्रभावशाली विशिष्ट साहित्यकार, युग प्रवर्तक, जो बहुत ही उस युग के या उस विधा के जो बहुत ही महान कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, तो उनके नाम से भी पड़ जाता है। जैसे कि द्विवेदी युग, नवीन भाषा और सुधार, है ना। भारतेंदु युग, प्रेमचंद का उपन्यास में प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युगीन, है ना, और प्रेमचंदोत्तर। ठीक है, पूर्वोत्तर। ठीक है, जयशंकर के लिए भी है ना, है। ठीक है, जयशंकर के लिए किस चीज़ के लिए है? इनके नाटक के लिए। ठीक है, और प्रेमचंद का उपन्यास के लिए है। शुक्ल जी का किस चीज़ के लिए है? शुक्लोत्तर, है ना, शुक्ल युगीन, शुक्लोत्तर युगीन। ये निबंध के लिए है। किस चीज़ के लिए है? निबंध के लिए। ठीक है, ऐसे ही याद रखना ना। राजनीति नेता, है ना, राजनीतिज्ञ के नाम पे गांधी युग, नेहरू युग, है ना, स्टालिन युग, ये सब
भी एक विभाजन का एक आधार हो सकता है। सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में जैसे मध्यकाल में भक्ति काल, रीति काल है ना, तो हम लोग पढ़ते भी वैसे ही हैं। पुनर्जागरण काल, जो कि बाद में कोशिश किए शुक्ल जी नाम रखने का, लेकिन हो नहीं पाया। ठीक है। साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर भी, ठीक है, मनोविज्ञान के आधार पर, जैसे कि साहित्य सृजन के प्रमुख शैलियाँ जैसे वीर गाथा, रीति काल है ना, शुक्ल जी वीर गाथा का हैं, रीति काल द्विवेदी जी का हैं। तो वीर गाथा में चारण भाट लोग बड़े बड़े कवि लिख रहे थे सब, तो उनके नाम पे भी ये सब रचनाएं हुई। अब संक्रमण काल, ठीक है, या संधि काल को समझते हैं। दिक्कतें क्या क्या, एक युग की परिस्थितियाँ बदल रही होती है और उसी समय नई युग जन्म ले रहा होता है। ठीक है, जैसे कि 1 से 15 और 10 और 20, ये एक काल हो गया। 1 से 10 और 11 से 20, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये जो बीच का काल हो गया ये संधि काल, यहाँ ख़त्म हो रहा है और यहाँ शुरू हो रहा है। एक युग की परिस्थितियाँ बदल रही होती है, उसी समय नई युग का जन्म ले रहा होता है। ठीक है, राजनीतिक इतिहास का साहित्यिक इतिहास के साथ नित्य संगति नहीं बन पाता है। ठीक है, तो संक्रमण काल भी समझ गए आप लोग। रामविलास शर्मा जी क्या कहते हैं, काव्य भाषा और युग बोध नाम के अपने लेख में कहते हैं रीति काल के कवियों को डिकेंडेंट साहित्यिक कहा गया। ठीक है, रीति काल के कवियों को संस्कृति ही ऐसी है कि प्रत्येक देश और समाज का भला चाहने वाला उसका शत्रु हो जाएगा। ठीक है, उनकी भाषा पर दरबारी संस्कृति की गहरी छाप रहती है। रीति काल के कवि जो घनानंद वगैरह हुए हैं ना, बिहारी वगैरह। ठीक है, शुक्ल जी मुख्य परंपरा और लघु परंपरा, मुख्य परंपरा को मानते हैं, लघु परंपरा को नहीं मानते, उसे हाशिए पर रख देते हैं। लेकिन आज हाशिए केंद्र पे है, जैसे कि पहले। अब आजकल देखिए नारी के लिए स्पेशल है ना, फेमिनिज्म है ना नारी, फिर वंचित वर्ग, फिर SC ST वर्ग है ना, तो इन लोगों को अब केंद्र में रखा गया है, पहले इन्हें हाशिए पर रखा जाता था। ठीक है, भक्ति काल से रीति काल आते आते सगुन ने निर्गुण को दबा दिया। ठीक है, भक्ति काल जैसे रीति काल तो सगुन जितने थे वो निर्गुण को दबा दिया, क्योंकि पर सगुन आते चला गया। जितने भी सगुन थे ना, आदिकाल का सब जितने भी रचनाएं थी उनका प्रभुत्व खत्म होते गया। ठीक है, मुक्तिबोध का भी यही मानना था कि निर्गुण निम्न जाति का था, निम्न जाति। ठीक है, जैसे कबीर वगैरह हो गए, इनको ये लोग निम्न जाति, रायदास, कबीर, दादू, इन लोग को ये मान रहे हैं। ठीक है, इनकी रचनाओं को। अपवाद क्या क्या है, राम भक्ति धारा में नाभादास का, जो कि शूद्र थे, उनके बावजूद भी राम भक्ति धारा में उन्होंने लिखा। और निर्गुणपंथी पीपा जो हैं चौहान राजपूत थे, लेकिन फिर भी उन्होंने निर्गुण में रचना की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपवाद है। राम भक्ति धारा में नाभादास जो हैं वो शूद्र होते हुए भी राम भक्ति धारा से जुड़े हुए हैं, और निर्गुण पंथी में पीपा जो हैं वो चौहान राजपूत होते हुए भी निर्गुण पंथ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए अब इतना ही हम लोग रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।